इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके इफ़ेक्ट्स क्या रहे, उतना तक तो नहीं जाएंगे, इफ़ेक्ट्स तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन समरी के रूप में इसको हम अभी कहेंगे। एक्चुअली जितना भी अभी हम देखते हैं वर्ल्ड ओवर, जितना भी जो देखते हैं वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का परिणाम था, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का परिणाम है। और ब्रिटेन में यह टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत पहले हुआ। इससे पहले लोग रूरल कम्युनिटीज़ में रहा करते थे। मोस्ट ऑफ यूरोप और मोस्ट ऑफ ब्रिटेन और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रूरल कम्युनिटीज़ में रहा करते थे। उनके बीच जो रूरल कम्युनिटीज़ कहने का मतलब कि ग्रामीण सभ्यता थी, लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। और पॉपुलेशन भी स्टैटिक हुआ करता था, किसी तरह का कोई बाहरी डिमांड नहीं था। जितने भी जो ट्रेड और व्यापार का जो एरिया था, ट्रेड का जो एस्पेक्ट था वो लिमिटेड था। ट्रेड उनके बीच हुआ नहीं करता था, क्योंकि आइसोलेशनरी एक तरह का इन्वायरमेंट हुआ करता था। एक जो सेल्फ गवर्नड, सेल्फ रूल्ड ऑटार्किक विलेज सिस्टम हुआ करता था, जिसमें कि इंग्लैंड वगैरह में मैनर सिस्टम उसको कहते हैं। इस तहत ये मेडिएवल पीरियड में मैनेजरियल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो पैटर्न ऑफ जो लिविंग था वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था। हुआ यह है कि व्यापार की उत्पत्ति हुई और हुआ यह कि रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन एंड मर्केंटाइल रिवोल्यूशन हुआ। और जोग्राफिकल डिस्कवरीज, ये 3-4 फैक्टर जो थे वो आपस में मिल गए, these factors combined to affect to transform to affect the whole pattern of living of the human society in the European country, and that too in Britain। मतलब ब्रिटेन में इसका प्रभाव सबसे पहले देखा गया और सबसे पहले आया। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हुआ, तो एकाएक नहीं था। तो इसीलिए कभी कभी जो विद्वान जो हैं वो कभी कहते हैं कि इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन कहना चाहिए। तो बेसिकली पॉलिटिकल सेंस में, जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ, इस सेंस में तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ है कि ये एकाएक सत्ता परिवर्तन हो गया है, एकाएक लोगों का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था वो बदल गया, सोशल इन्वायरमेंट था। मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जिस तरह से बदला एकाएक रिवोल्यूशन के द्वारा, उस तरह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एकाएक रिवोल्यूशन के द्वारा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के द्वारा नहीं बदला। एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जिस ग्रेजुअल प्रोसेस में ये कम से कम 50-60 साल का ईरा हम समझ सकते हैं, या 20-30 साल का ईरा एक समझ सकते हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जिसमें कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुआ। इसी कारण इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का हम दर्जा देते हैं। मतलब एक सर्टेन पीरियड में, एक सर्टेन लिमिटेड पीरियड में जो टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ और उसका जो प्रभाव हुआ, उसका जो प्रभाव हुआ वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जाने लगा। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में यही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ जाता है, लोगों का फैक्चुअल जो लोगों का एनालिटिकल पैटर्न जो है वो बदल जाता है। एनालिटिकल पैटर्न बदल जाता है, मतलब फैक्ट बेस्ड किसी चीज़ को देखा जाने लगता है। और फैक्ट बेस्ड जब किसी चीज़ को देखा जाने लगता है तो ये साइंस के क्षेत्र में
ये साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तो फैक्ट जिससे कि लोगों का और दृष्टिकोण भी चेंज होता है। तो इस कारण से लोगों में इन्वेंशन की प्रवृत्ति होती है। तो सबसे पहले तो मैकेनाइज्ड मतलब कि सबसे पहले तो इन्वेंशन होता है मैकेनिकल साइंटिफिक एंड साइंटिफिक थ्योरी लेड किया जाता है। उसके बाद उस साइंटिफिक थ्योरी पर के ऊपर टेक्नोलॉजिकली एडप्ट किया जाता है। टेक्नोलॉजिकली जब एडप्ट किया जाता है तो उसके परिणाम होते हैं कि नए तरह के जो सामान पहले पूर्व में हैंड से बनाए हुए मशीन के द्वारा जो बनते थे, वो अब मशीन के द्वारा मशीन से बने हुए होते थे, मतलब मशीन से बने हुए होते थे। तो मशीन से बने हुए थे तो ये हुआ एक मैकेनिकल प्रोग्रेस हुआ। तो मैकेनिकल प्रोग्रेस में बहुत सारे इन्वेंशन उस समय हुए, जिसमें कि जो कि सबसे पहला इन्वेंशन तो कपड़ा उद्योग में आया, और दूसरा इन्वेंशन स्टीम ये ट्रांसपोर्टेशन में आया। तो ट्रांसपोर्टेशन में आया और उसके बाद स्टीम में आया। तो सबसे पहले तो कपड़ा उद्योग के इन्वेंशन के बारे में हम जानते हैं कि कपड़ा उद्योग के इन्वेंशन में जैसे कि फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनिंग, स्पिनिंग म्यूल, वाटर फ्रेम, उसके बाद हो गया पावर लूम, उसके बाद हुआ कॉटन गिन, सिलिंड्रिकल कैलिको। ये सब मतलब कि कपड़ा उद्योग में टेक्निक्स अपनाए गए, टेक्निकल प्रोसेस अपनाए गए, जिसके कारण ये सब अलग अलग मशीन बना। और इस मशीन का कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता था। मैन मेड जो हाथ से जो किया जाता था हैंडलूम वगैरह से, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ गति में ये सब मशीन करते थे। प्रिंटिंग मशीन का फिर आविष्कार हुआ। तो ये जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बहुत विस्तार ढंग से जानेंगे, तब उस समय पर्टिकुलर इन्वेंशन के बारे में जानेंगे और इसके इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो ये सब इन्वेंशन क्या हुआ कि ये इन्वेंशन जो मैकेनिकल जो इन्वेंशन हुआ, इसको सक्सेसफुली फैक्ट्री सिस्टम में सिंक्रोनाइज्ड कर लिया गया। तो फैक्ट्री सिस्टम में सिंक्रोनाइज किया गया, तो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बेस होता है, चाहे वो फैक्ट्री छोटा हो या बड़ा हो या फाउंड्री के रूप में हो। ये मतलब मैकेनालाइज्ड, मतलब कहने का मतलब है कि मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन प्रोसेस अपनाया जाता है। तो ये लार्ज स्केल पर किसी भी वस्तु का उत्पादन होने लगता है। तो इतना सारा टेक्निक ये कपड़ा उद्योग में आया। उसके बाद आया कोल एंड आयरन के क्षेत्र में। तो पहले ये सब इन्वेंशन को पहले हम दिखा दे रहे हैं, पहले इलाबोरेट कर दे रहे हैं, पहले इनूमरेट कर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कि बाद में किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहे। तो कोई भी मशीन, जो मॉडर्न जो मशीनरी है, वो आयरन स्टील बेस्ड है। तो आयरन जब स्टील में, तो आयरन तो खनिज पदार्थ है, और ये कोल भी इसके साथ चलता है। तो कोल एंड आयरन तो खनिज पदार्थ है। इसको यूज करने के लिए, इसको यूजेबल फॉर्म में रखने के लिए, यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस अपनाया करता है। जैसे कि कोक ब्लास्ट फर्नेस एक इन्वेंशन हुआ। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कोल का अभाव महसूस होने लगा। लकड़ी का अभाव महसूस होने लगा, जिससे कि जो आयरन को पिघलाया जाता था लकड़ी से तो ये ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा, तो ये चारकोल जो होता है, कोल से निकला हुआ, ये ब्लास्ट फर्नेस के रूप में काम आने लगा। तो इस तरह से कोल में इन्वेंशन हुआ।
और आयरन और यही ब्लास्ट फर्नेस को चिपली स्टील आयरन को यूजेबल आयरन से यूजेबल मशीनरी तैयार करने के लिए ये कोक और कोलतार मीन्स कि कोलतार का उपयोग किया जाने लगा। तो कोल एंड आयरन ये दो क्षेत्र में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो बेस होता है, बेस तो आयरन स्टील इंडस्ट्री ही है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री को, आयरन और स्टील को सही ढंग से उपयोग में लाने के लिए कोक ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये हुआ मीन्स कि जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जो है वो इम्प्रूव किया जाने लगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक फैक्ट्री सिस्टम में डेवलप किया जो कि इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ा दिया। यही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। तो ये एकाएक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, लेकिन एक शॉर्ट लिमिटेड पीरियड में कहीं किसी देश में ये उभर गया। तो ये उभर कर एकाएक सामने आया जिससे कि उनके जीवन परिवर्तन, जिससे कि उनका सोशल एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ उनका चेंज कर दिया। तो ये फर्स्टली ब्रिटेन में देखा जाता है। ये फर्स्टली ब्रिटेन में देखा गया। और ब्रिटेन में देखा क्यों गया, तो इसके पीछे सबसे पहला कारण था, तो किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। तो उस फैक्टर में आता है कैपिटल, लेबर, टेक्निक्स, रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट्स। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि कैपिटल, तो इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कैपिटल की आवश्यकता ज़रूरी होती है। कैपिटल इन लार्ज क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, जो कि फैक्ट्री को बिल्ड करने में और मशीन को बिल्ड करने में ज़रूरी होता है। वर्कर को हायर करने के लिए ज़रूरी होता है, रॉ मटेरियल को बाई करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सब ज़रूरी होता है, मतलब कि कैपिटल बहुत ही एक बेसिक एलिमेंट है किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने में। तो ब्रिटेन का कॉमर्स जो था, जो 17th और 18th सेंचुरी में बहुत ही सक्सेसफुल अवस्था में था, और कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो हुआ, जो कि इनक्लोजर सिस्टम के द्वारा वो वहाँ डेवलप, कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ पर अपनाया गया था, जो कि इनक्लोजर सिस्टम के द्वारा। तो इसलिए कैपिटल एक्युमुलेशन इंग्लैंड में काफ़ी हो गया था। दूसरा बात कि ये कैपिटल बैंक ऑफ इंग्लैंड उस समय हुआ करता था। ये इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड हुआ करता था, जो कि गवर्नमेंटल फाइनेंसेस को टैकल करता था। उसके बाद लंदन मनी मार्केट का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले वहीं लंदन मनी मार्केट का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें कि बिल को डिस्काउंट करने के लिए, बिल आप समझ रहे हो ये है कि बिल को डिस्काउंट करने के लिए और शेयर्स को बॉट एंड सोल्ड करने में जहाँ पर किया जाता था। उसके बाद ब्रिटिश क्वाइनिज और पेपर मनी बहुत ही एस्टेब्लिश, एक साउंड फुटिंग पे उस समय हो गया था। ये 18th सेंचुरी अनवार्ड की ये घटना है। ये ब्रीफ पीरियड में जब नेपोलियनिक वार हुआ उस समय तो इसका मनी मार्केट पूजर बढ़ाया, लेकिन तुरंत ही ये फिर रिकुपरेट कर लिया है। और फिर उसके बाद है कि मॉडर्न इंडस्ट्री में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होता है, ज्वाइंट स्टॉक बैंक्स, उनका बहुत ही महत्व होता है। ज्वाइंट स्टॉक बैंक्स में ये महत्व ऐसा इसलिए होता है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है वो बहुत ही भास्ट स्केल कैपिटल चाहता है, भास्ट स्केल पे कैपिटल चाहता है। ये भास्ट स्केल पे जो कैपिटल चाहता है, तो इसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज क्या करती है कि मार्केट से मनी बोरो करती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट निकाल कर, जैसे हुंडी हुआ, हुंडी तो ये ट्रेडिशनल हुआ, मीन्स कि बहुत सारा बॉन्ड्स हुआ, या बहुत सारा
स्कीम हुआ, इस सेंस में ये मनी एकत्रित करता है। तो मनी एकत्रित, तो ये सब सारे फीचर्स जो थे इंग्लैंड में उपस्थित, इंग्लैंड में विद्यमान थे। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1826 ईस्वी में लीगलाइज्ड कर दिया गया। तो और जो डिकेट्स जो फॉलो करने वाले थे उसमें जॉइंट स्टॉक कॉरपोरेशन फॉर इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स और फाइनेंस जो है उसको सिंपल और इजी बना दिया गया। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे ये नोट करना, यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है कि इंग्लैंड का जो कैपिटल था वो मोस्टली सेल्फ जनरेटेड था। एक छोटा व्यापारी एक छोटा व्यापारी कैपिटल लगाता था छोटे मात्रा पे, शॉर्ट बेसिस पे, मतलब कि शॉर्ट बेसिस पे, और उससे उसके प्रॉफिट को फिर प्लॉ बैक करता था और फिर वही बिजनेस में लगाता था, और धीरे धीरे उसका बिजनेस, उसका जो कैपिटल था वो बहुत ही बड़ा हो जाया करता था। तो ये ट्रेंड ब्रिटेन में ज़्यादातर देखा गया है। लेकिन इससे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो अदर फीचर्स जो मौजूद थे ब्रिटेन के इकॉनमी में, उसका कम रोल था, बल्कि ये दोनों मिलके एक दूसरे को सप्लांट करते थे। अब है लेबर। तो लेबर, ब्रिटिश पॉपुलेशन बढ़ गया था, और ये इसका जो लेबर था ये बहुत ही नंबर ऑफ सोर्सेज से आता था। स्कॉटलैंड और ब्रिटेन जो है, जो ब्रिटेन का पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहा था, रैपिडली ग्रो कर रहा था। स्कॉटलैंड और ब्रिटेन, और उसके बाद जो इमाइग्रेशन के द्वारा भी बहुत सारा पॉपुलेशन ब्रिटेन में आया। तो इमाइग्रेशन के द्वारा आया। उसके बाद जो यूरोपियन लेबर, जो कंटिनेंटल जो लेबर हुआ करते थे 18th सेंचुरी में, वो इमाइग्रेशन हुआ तब आए, और उसके बाद इरिश 19th सेंचुरी में आए। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि लेबर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ और अदर फैक्टर्स के द्वारा, इमाइग्रेशन के द्वारा अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप या वर्ल्ड से जो आए, वो लेबर मार्केट को एस्टेब्लिश कर दिए। लेबर बहुतायत मात्रा में यहाँ, बहुतायत संख्या में यहाँ पर उपलब्ध होने लगा। तो और तीसरी बात यह है कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज, जो ओल्ड पीजेंट जो फार्मिंग था, वो जो हुआ, उससे भी लेबर, जैसे कि गांव से शहर में आने लगे, और लेबर सोर्स को, रिसोर्सेज को सप्लांट किए। अब है टेक्निक। तो बता ही चुके हैं कि टेक्निक के मामले में इंग्लैंड आगे गया। बहुत सारे इन्वेंशन जो हुए, जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनिंग, स्पिनिंग म्यूल, वाटर फ्रेम, पावर लूम, कॉटन गिन, ये सब जो इन्वेंशन हुए, सिलिंड्रिकल कैलिको प्रिंटिंग मशीन, ये सब जो इन्वेंशन हुए, ये टेक्निक को, ये सब स्पेशल टेक्निक थे। ये टेक्निक जो था और प्रोसेसेस और मशीन जो था, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए नेसेसरी था, वो मौजूद हो गया इंग्लैंड में। उसके बाद है वाटर के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में। तो पावर के क्षेत्र में रनिंग स्ट्रीम के साइड में पहले इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया जाता था, लेकिन अब स्टीम इंजन जो आया, स्टीम इंजन, तो ये कहीं भी वैसे जगह पर भी इस्टेब्लिश किया जा सकता था इंडस्ट्री को, कि ये पानी से दूर है। क्योंकि स्टीम इंजन आया, स्टीम इंजन के बाद इलेक्ट्रिसिटी का भी आविष्कार हुआ, तो गैस का आविष्कार हुआ, गैस इलेक्ट्रिसिटी, और ये सब, मतलब कहने का मतलब है कि पावर के क्षेत्र में भी टेक्निकल प्रोसेस हुआ, जिसके कारण फैक्ट्री अलग एस्टेब्लिश भी होने लगे, और फैक्ट्री को
चलाने में भी, चूँकि मॉडर्न मशीन एक हैंड से नहीं चल सकता था, ये जब भी चल सकता था तो पावर से चल सकता था। और उसके बाद है कि जो मेटल इंडस्ट्री के बारे में, जो शॉर्टेज ऑफ वुड जो था, वो कोलतार बनाने के लिए काम आता था, जो कि आयरन को स्मेल्ट करता था और आयरन ओर से और आयरन ओर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मशीन में रखा जाता था, जिससे कि फैक्ट्री, जो कि बाद में फैक्ट्री जिससे बाद में फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया जाता था। तो ये इंग्लैंड में एक टेक्निक हुआ, डार्बी कोलब्रुकेडेल के पास है, जिसमें कि कोल को कोक में कन्वर्ट करने में सक्षम हो गया। आयरन प्रोडक्शन जो है, यद्यपि कि आयरन प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा था चारकोल के कारण, लेकिन फिर भी लेकिन ये जो है, जो कोक ब्लास्ट फर्नेस, ये डार्बी का, ये इम्प्रूव कर दिया, फिर से रिजुविनेट कर दिया फिर से आयरन और आयरन इंडस्ट्री को। उसके बाद हो गया कि पावर का ज़रूरत होता था, तो पावर स्टीम, जेम्स वाट का स्टीम इंजन का उत्पत्ति हुआ, का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद हंट्समैन का स्टील प्रोसेस, हॉट ब्लास्ट, ये सब जो टेक्निक जो इम्प्रूव हुआ, ये भी आयरन ओर को बढ़ावा देने में सहायता किया। उसके बाद है कि ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, तो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में न्यू कॉमन इंजन, जो कि एटमॉस्फेरिक इंजन हुआ करता था, और ये माइन में यूज किया जाता था, माइन से वाटर को बाहर निकालने के लिए। तो ये इम्प्रूव कर दिया गया जेम्स वाट के इंजन के द्वारा, अभी जैसा कि बताए, जो कि स्टीम मतलब कि एक मेजर मोटिव फोर्स होने लगा ब्रिटिश इंडस्ट्री में, ब्रिटिश इंडस्ट्री को चलाने में। मतलब ब्रिटिश इंडस्ट्रियल सिस्टम में स्टीम का बहुत ही महत्व था, क्योंकि इंग्लैंड पानी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ होता था, और दूसरी बात, बहुत सारे नहर थे और बहुत सारी नदियाँ भी इंग्लैंड में मौजूद थी। तो इससे ये हुआ कि मिल को रनिंग वाटर स्टीम के पास में नहीं होने लगा। मतलब कुछ स्टीम इंजन को बोट पर करके दूसरे जगह भी ले जाया करता था, और सक्सेसफुल लोकोमोटिव जो बनाया वो जॉर्ज स्टीफेंसन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बहुत ही एक मेजर इन्वेंशन था, और ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही रिवोल्यूनाइज कर दिया। इवन मशीन टूल्स को ट्रांसपोर्टेशन को बहुत रिवाइटलाइज कर दिया। अब बात करेंगे रिसोर्सेज की। तो इंग्लैंड रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही धनी था। इसका क्लाइमेट डम था, जो कि स्पिनिंग और वीविंग के लिए सूटेबल था, और इसका वाटर पावर भी एम्पुल था, और इंग्लैंड आयरन और कोल से एबंडेंट था। और फिर हम देखेंगे कि इंग्लैंड का जो ये होता है, इंग्लैंड का जो अपने व्यापार के द्वारा दूसरे जगह से कच्चा माल ला सकता था, इसलिए, और कच्चा माल ला सकता था, इसलिए रिसोर्सेज जो कि होम रिसोर्सेज को सप्लांट करता था। तो रिसोर्सेज के मामले में भी देखते हैं कि इंग्लैंड सक्षम था। इंग्लैंड के पास प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज मौजूद थी। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में देखेंगे कि इंग्लैंड
में बहुत सारे पोर्ट्स थे और एक्सटेंसिव शिप बिल्डिंग और शिप वॉयेज का प्रमुख बेस रहा है। शिपिंग इसका प्रमुख बेस रहा है। तो इंग्लैंड इक्विप्ड था 18वीं सेंचुरी में सी बॉर्न ट्रांसपोर्ट का, जो कि और लेटर हाफ ऑफ सेंचुरी में इंग्लैंड अपने मेडिएवल इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन को नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड कैनल्स को कंस्ट्रक्ट करके बदल दिया था। मीन्स की होल सिनेरियो जो था वो रोड कैनल ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ था। और कोई पार्ट हम देखते हैं कि इंग्लैंड का कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा है कि ये ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से आता है, इसको यदि हम नक्शा पर देखेंगे तो। और कोई भी पार्ट जो साल्ट वाटर से 60 और 70 मील से ज़्यादा नहीं होता करता था। और रोड और कैनल बन जाने से कंट्री में ऐसा नहीं था, ये कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं था। बहुत सारे पोर्ट, इनलैंड पोर्ट की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा हुआ था। मतलब कि इंग्लैंड, ब्रिटेन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में काफ़ी आगे था। उसके बाद मार्केट की बात करेंगे तो कोई भी उद्योग को चलाने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री चलेगा जब बहुत आयत मात्रा में जब प्रोडक्शन होगी तो उसका सेल भी होना चाहिए। सेल होगा तभी तो इनकम होगा, और इनकम से फिर उसके बाद मतलब कि एक चेन बना हुआ रहेगा इसका आउटपुट और इनपुट का। तो आउटपुट इनपुट का चेन बनाने के लिए मार्केट की आवश्यकता होती है। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड का पहले देखेंगे कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड 1707 के एक्ट के द्वारा एक कंट्री कर दिया गया। मतलब कि एक कंट्री हो गया, यूनियन हो गया। और उसके जो कि एक वास्ट कंसोलिडेटेड ओपन मार्केट के रूप में स्थापित हो गया, जो कि फ्री ऑफ टैरिफ से फ्री था। उसके बाद आयरलैंड 1800 ईस्वी में यूनाइट कर दिया गया, जिससे कि इसका जो मार्केट था और बढ़ा। उसके बाद जो ब्रिटिश मर्चेंट थे वो चैनल्स ऑफ जो ट्रेड थे वो ऑल ओवर यूरोप में खोल चुके थे, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका और एशिया में। मतलब इन सारे जगहों पे ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे वो अपना वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ करता है, मतलब अपने माल को बेचते थे और ख़रीदते थे। तो इस तरह से एक वास्ट मार्केट इंग्लैंड के पास था। इंग्लैंड आफ्टर ऑल एक कॉलोनियल कंट्री था, तो इसलिए इसके पास मार्केट का अभाव नहीं था। उसके बाद हो गया कि यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो कंट्री पहले उपनिवेश में थे, तो इंडिपेंडेंट के बाद और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और ज़्यादा उनको रॉ मटेरियल और टेक्निक और बड़ा और ये चाहिए था, एक्सपोर्ट वाला वो बना हुआ जो सामान चाहिए था। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद और भी उनका मार्केट और भी उनका डिमांड बढ़ गया। तो इसके कारण जिससे इंग्लैंड को प्रॉफिट हुआ। तो इंग्लैंड का स्पेनिश अमेरिकन जैसे जो कॉलोनी है वो ब्रिटेन कॉमर्स के लिए खुला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन के समय में, और उससे वो ट्रेड करने लगे। और जब वो इंडिपेंडेंट होने लगे तो उनका ट्रेड और बढ़ गया। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं, कैंटन से ब्यूनस आयर्स और केप टाउन से नॉर्थ केप तक कि ब्रिटिश कॉमर्स बिगनिंग में, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 19वीं सेंचुरी पूरा अनराइवल था। मीन्स कि ये एकदम से अनराइवल था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में ये सारे तथ्य मौजूद थे जो कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले लाने में
सक्षम हुए। मतलब कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने में पहले सक्षम हुए इतना। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री होता है, जो फैक्ट्री प्रोडक्शन होता है, वो इंग्लैंड में ऑल प्री रिक्विजाइट्स मौजूद था 1830 तक। और इस टाइम इंग्लैंड वेल एडवांस्ड हो गया था मैकेनाइजिंग ऑफ सर्टेन की इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल और मेटलर्जी में। तो ये इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये प्रकृति था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।